नमस्ते। आप सब कैसे हैं दोस्तों। ये वाणी प्रकाशन ग्रुप की ओर से बनी रहें कविताएं, याद रहें कविताएं, चलता रहे संवाद के तहत लाइव आयोजन है। तो आप सब कोरोना के खतरे के चलते हुए आप सब अपनी सुरक्षा के सारे उपाय कर रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। कोरोना वायरस से बचाव ही उसका इलाज है। मनुष्य की सभ्यता ने अपना एक लंबा अपनी यात्रा तय की है विकास के इस चरण में, और अभी तक की ज्ञात सभ्यता के पूरे इतिहास में ये सबसे बड़ा संकट है। हमारी सभ्यता इस तरह के संकट की आदी नहीं रही है, और शायद हमारे चेतन पर इसका बहुत लंबे समय तक असर रहेगा अगर इस संकट से हम सभी बचे तो। सबसे पहले मैं वाणी प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे कठिन समय में यह आयोजन किया, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और बहुत से लोगों को समय काटने की दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पाठकों को उनकी अभिरुचि के अनुसार संवाद उपलब्ध करा सकें। तो आज आप मुझसे मेरे बारे में, मेरी किताब के बारे में, मेरी समकालीनता के बारे में या भविष्य से जुड़ी मेरी लेखन योजनाओं के बारे में कोई भी प्रश्न या संवाद कर सकते हैं। हमारी कविताओं में अक्सर सभ्यता का संकट एक बहुपठित शीर्षक की तरह आता रहा है। पिछले 7-8 दशक में शायद ही ऐसा कोई समय रहा हो जब हमारी कविताओं में ऐसा विषय न रहा हो जिसमें सभ्यता का संकट बार बार देखने को न मिलता हो। तो क्या हम सभी कविता के लोग एक आने वाले भयावह समय की एक निरर्थक कल्पना कर रहे थे, या सच में हमें पता था कि सभ्यता अपने विकास के दौर में एक ऐसा दिन भी देखेगी? क्या हम सचमुच में पिछली कुछ सदियों से अनवरत भागे नहीं जा रहे थे? और अगर इस भागम भाग के बीच में कोई हमें हमारे अस्तित्व के प्रयोजन को लेकर टोक देता है, तो क्या हम बेतरह चौंक नहीं जाते हैं? क्या हम निरुत्तर नहीं रह जाते इस सवाल पर कि हम इस पृथ्वी पर अपने मौजूदा स्वरूप के साथ क्यों हैं? ये जो हमारा आज का पूरा विश्व है, या हमारी जो उत्तेजनाएं हैं या विषय हैं जिनको हम लेकर के अपनी रुचि का उल्लेख करते हैं, या हम जिस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, क्या सच में हम इसीलिए इस पृथ्वी पर आए थे? कई बार ऐसा भी लगता है कि हम एक कभी ना खत्म होने वाले प्रश्नों के परिसर में कैद हैं। प्रश्नों का ये परिसर हमारे आसपास मौजूद है, और हम जितने उत्तर ढूंढते हैं ये हमें वापस अपने उत्तरों के द्वारा उसी जगह पर फिर पहुंचा रहा है जहां हमारे चारों ओर नए प्रश्न हो रहे हैं। पुराने प्रश्नों से बचते हैं, नए प्रश्न हमें घेरते हैं। हमारी सभ्यता इसी तरह से आगे चल रही है। तो अपने होने का स्पंदन हमारे कानों तक इतना मध्यम होकर कैसे आ रहा है? हमारा होना हमारे समय की सबसे बड़ी घटना है और हम इसे ही भूल गए। इस सभ्यता के आसपास यह बनावटी शोर कहाँ से आ गया है? इस पूरे दृश्य में हम मनुष्यों से अधिक ताकतवर कोई और है? ऐसा कोई भी सूचना या ज्ञान हमारे तक नहीं आ रहा है जिसमें यह ज्ञात हो कि हम मनुष्यों से भी अधिक ताकतवर कोई हो। तो ऐसा कैसे हुआ कि हमारी अपनी सभ्यता हाईजैक कर ली गई है? हम अपने होने के सही मायने भूल रहे हैं। बहुत दूर तक अगर हम देखते हैं तो चेतना से भरा हुआ अगर कोई दृश्य है तो उसमें हम भी हैं, हम ही हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो फिर ये ऐसा क्या हुआ हमारे साथ कि हम इस जगह पर आके फंस गए हैं? क्या ये फंदा हमारा अपना तैयार किया है? क्या हम सब कवि अपनी अपनी पीढ़ी के भीतर आने वाले वक्त की भविष्यवाणी कर रहे थे? कवि की सतर्क दृष्टि आने वाले भविष्य को लेकर क्या हमेशा से चिंताकुल नहीं रही है? क्या अगठित के अंदेशे हमें हर काल और सभ्यता के भीतर नहीं दबोच रहे हैं? ऐसा क्यों लगता रहा है कि हम इस समूचे दृश्य को एक शिकारी की तरह देखते रहे
और अंत में पता चला कि हमारा खुद ही शिकार कर लिया गया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य और कला की बहुत सारी विधाओं में वह सबसे अधिक कविताएं ही हैं जो स्मृति और यथार्थ के भीतर रहकर भविष्य से एक सतर्क संवाद बनाए रखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य को देखने की सबसे बेहतर दृष्टि कविताओं के पास है। तो ऐसे वक्त में जब हम सब आज अपने अपने इलाकों में कैद हो गए हैं, तो हमें संवाद के कुछ इलाके खोलने होंगे, कुछ इलाके या अधिकतर इलाके खोलने होंगे, क्योंकि अंततः हमें अगर बचाने वाली कोई चीज़ है तो वो यही है। कविता का रास्ता हमें एक सजग वर्तमान देने की सामर्थ्य रखता है। हमारी अपनी स्मृति एक साथ बहुत सारी चीज़ों का भार ढोती रहती है। हमारे आसपास संदेह की आहट जब बढ़ी है, तब हमारे कुछ पुरखे कवि हैं, उनकी लिखी काव्य पंक्तियाँ हमारा रास्ता आसान करती है और सुनिश्चित करती है कि संवाद जैसी चीज़ हमारे समय के भीतर अपने पूरे आब और ताप के साथ मौजूद है। सभ्यता के भीतर जहाँ भी ऊष्मा हो, हमारा उसका जुड़ाव बना रहे, ध्वनियाँ बनती रहें, दिन बनते रहें। निर्माण के लिए हमारे औजार कभी भी भोतरे ना हो पाएँ। हमारे पूर्वज कवियों ने हमें संकेत दिया है। ऐसे समय में मुक्तिबोध की मुझे पंक्ति याद आती है कि कविता में तो नहीं, कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं, मुझे शब्दशः नहीं याद आ रहा है। कुछ कविता में नहीं कहना चाहता पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता। यह पंक्ति लिखे हुए भी कई दशक गुजर गए, तो क्या उन्होंने समय से पहले ऐसी चेतावनी दे दी थी और हम उस चेतावनी को अनदेखा करके अभी तक यहाँ तक आ गए? क्या वो उल्टी गिनती थी जो मुक्तिबोध ने हमें बताया था? मुझे लगता है कि आज के समय में हमने इतना बड़ा संकट देखा है, तो यह शायद उल्टी गिनती थी, पर इससे बचने का हल या चेतना से जुड़े प्रश्न या मनोबल से जुड़े प्रश्न हमें हमारी कविताएं ही देगी और उसके उत्तर भी देगी। कविताएं बहुत बार उत्तर नहीं देती हैं, बहुत बार प्रश्न देती हैं, और ऐसा मुझे निजी तौर पर लगता है कि कई बार हमें प्रश्न भी नहीं पता होते कि हमारे सामने कौन से ज़रूरी प्रश्न होने चाहिए। हम कुछ इधर उधर के प्रश्नों में उलझे रहते हैं, तो कई बार प्रश्न भी मिल जाए तो क्या गलत है। उत्तर की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाने के लिए हमारे पास सही प्रश्न भी होने चाहिए। नकली प्रश्न अगर हमारी सभ्यता के सामने खड़े किए जाएंगे तो हम उसमें उलझे रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों के मायने उनके ध्वस्त होने के बाद ही जान पाएंगे। तो ऐसी कोशिशों को हम कविताओं में अक्सर पाते रहे हैं। आज मैं अपनी कविताओं का पाठ नहीं करूँगा और अपने कुछ प्रिय कवियों की कविताओं का पाठ करूँगा। कविताओं के अंतराल आते रहेंगे, उसमें बातचीत भी होती रहेगी, आप प्रश्न पूछते रहेंगे और जो मुझसे उत्तर बन पड़ेगा दूंगा। एक शहर को देखना या एक सभ्यता को देखना बहुत बार एक जैसी चीज़ लगती है। तो ऐसे समय में अपने पूर्वज कवि केदारनाथ सिंह जी की कविता बनारस का पाठ करने का मन है। और सुनिए, बनारस कविता। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उड़ता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध घाट पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी,
कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो केदारनाथ सिंह जी की ये कविता मेरी शहरों पर लिखी हुई कई बहुत सारी कविताओं में सबसे प्रिय है। तो सभ्यताएं ऐसी तो होती हैं, बनारस जैसे शहर की तरह, एक प्राचीन स्मृति को सहेजे हुए और वर्तमान सभ्यता में अपनी जगह तलाशते हुए। एक साथ स्मृति का बोझ है, एक साथ नया आने की आहट है, नएपन को सहेजने की उत्कंठा है, पुराने के बीतने का दुख है। हमारे शहर ऐसे ही तो होते हैं और शायद हमारा देश ऐसा ही होता है, शायद हमारी पूरी पृथ्वी ही ऐसी है, शायद हम ही ऐसे हैं, हर समय एक साथ दो तीन तरह के संघर्ष में उलझे हुए। हमारी भी अपनी स्मृतियाँ हैं, उसमें हम नई चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, पुराने के दुख से भागना चाहते हैं। तो बनारस कविता मुझे इस वजह से ही बहुत प्रिय है कि इसमें एक साथ कई काल लक्षित होते हैं। आगे इस क्रम में मुझे एक कविता पढ़नी है, वीरेंद्र डंगवाल जी की कविता है राम सिंह। राम सिंह कविता 1970 में इलाहाबाद में लिखी गई। उस समय इलाहाबाद हमारे साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र होता था और एक साथ कई सारे संवाद वहाँ से संचालित होते थे, कई संस्थाएं थी साहित्यिक। तो कविता राम सिंह। राम सिंह 2 रात और 3 दिन का सफ़र तय करके छुट्टी पर अपने घर जा रहा है राम सिंह। राम सिंह अपनी वार्निश का महक मारता ट्रंक खोलो, अपनी गंदी जर्सी उतार कर कलफदार वर्दी पहन लो, रम की बोतलों को हिफाजत से रख लो राम सिंह, वक्त ख़राब है, खुश हो, तनो, बस घर में बैठो, घर चलो। तुम्हारी याददाश्त बढ़िया है राम सिंह, पहाड़ होते थे अच्छे मौके के मुताबिक, कत्थई सफ़ेद हरे में बदले हुए, पानी की तरह साफ खुशी होती थी। तुम कंटोप पहनकर चाय पीते थे पीतल के चमकदार गिलास में, घड़े में गड़ी हुई दौलत की तरह रखा गुड़ होता था। हवा में मशक्कत करते चीड़ के पेड़ पसीजते थे फौजियों की तरह, नींद में सुबकते घरों पर गिरा करती थी चट्टानें। तुम्हारा बाप मरा करता था लाम पर, अंग्रेज बहादुर की खिदमत करता। माँ सारी रात रोती घूमती थी। भोर में जाती 4 मील पानी भरने, घरों के भीतर तक घुसाया करता था बाघ। भूत होते थे सीले हुए कमरों में, बिल्ली की तरह कलपती हुई माँ होती थी बिल्ली की तरह। लाम पर पिता कटा करते थे, खिदमत करते चीड़ के पेड़ पसीजते थे सिपाहियों की तरह। सड़क होती थी अपरिचित जगहों के कौतुक तुम तक लाती हुई। मोटर में बैठकर घर से भागा करते थे राम सिंह बीहड़ प्रदेश की तरफ। तुम किसकी चौकसी करते हो राम सिंह? तुम बंदूक के घोड़े पर रखी किसकी उंगली हो? किसका उठा हुआ हाथ? किसके हाथों में पहना हुआ काले चमड़े का नफीस दस्ताना? जिंदा चीज में उतरती हुई किसके चाकू की धार? कौन है वे? कौन जो हर समय आदमी का एक नया इलाज ढूंढते रहते हैं?
रोज रक्तपात करते हैं और मृतकों के लिए शोक गीत गाते हैं। जो कपड़ों से प्यार करते हैं और आदमी से डरते हैं, वो माहिर लोग हैं राम सिंह। वे हत्या को भी कला में बदल देते हैं। पहले वे तुम्हें कायदे से बंदूक पकड़ना सिखाते हैं, फिर एक पुतले के सामने खड़ा करते हैं। ये पुतला है राम सिंह, बदमाश पुतला। इसे गोली मार दो, इसे संगीन भोंक दो। उसके बाद वे तुम्हें आदमी के सामने खड़ा करते हैं। ये पुतले हैं राम सिंह, बदमाश पुतले। इन्हें गोली मार दो, इन्हें संगीत भोंक दो, इन्हें इन्हें इन्हें। वे तुम पर खुश होते हैं, तुम्हें बख्शीश देते हैं, तुम्हारे सीने पर कपड़े के रंगीन फूल बांधते हैं, तुम्हें 3 जोड़ा वर्दी, चमकदार जूते और उन्हें चमकाने की पॉलिश देते हैं। खेलने के लिए बंदूक और नंगी तस्वीरें, खाने के लिए भरपेट खाना, सस्ती शराब। वे तुम्हें गौरव देते हैं और इसके बदले तुमसे तुम्हारे निर्दोष हाथ और घास काटती हुई लड़कियों से बचपन में सीखे गए गीत ले लेते हैं। सचमुच वे बहुत माहिर हैं राम सिंह, और तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत बढ़िया है। बहुत घुमावदार है आगे का रास्ता। कर आएंगे राम सिंह, मगर तुम्हें चलना ही है, क्योंकि एन इस पहाड़ की पसली पर अटका है तुम्हारा गांव। इसलिए चलो, अब जरा अपने बूटों के तस्मे तो कस लो। कंधे से लटका ट्रांजिस्टर बुझा दो, तो खबरें आने से पहले। हाँ, अब चलो गाड़ी में बैठ जाओ। डरो नहीं, गुस्सा नहीं करो, तनो। ठीक है, अब जरा आंखें बंद करो राम सिंह, और अपनी पत्थर की छत से ओस के टपकने की आवाज़ को याद करो। सूर्य के पत्ते की तरह कांपना, हवा में आसमान का फड़फड़ाना, गायों का रंभाते हुए भागना, बर्फ के खिलाफ लोगों और पेड़ों का इकट्ठा होना, अच्छी खबर की तरह वसंत का आना, आदमी का हर पल, हर मौसम, और पहाड़ों से लड़ना, कभी न भरने वाले जख्म की तरह पेट, देवदार पर लगे खुशबूदार शहद के छत्ते, पहला वर्णाक्षर लिख लेने का रोमांच। अपनी माँ की कल्पना याद करो। याद करो कि वह किसका खून होता है जो उतर आता है तुम्हारी आंखों में गोली चलने से पहले हर बार। कहाँ की होती है वह मिट्टी जो हर रोज साफ करने के बावजूद तुम्हारे बूटों के तलवों में चिपक जाती है। कौन होते हैं वे लोग जो जब मरते हैं तो उस वक्त भी नफरत से आंख उठाकर तुम्हें देखते हैं। आंख मूंदने से पहले याद करो राम सिंह, और चलो। ये वीरेंद्र डंगवाल जी की कविता थी, राम सिंह। आगे मेरे एक और प्रिय कवि हैं, उदय प्रकाश जी। जितने प्रिय कवि हैं उतने ही प्रिय कहानीकार। और मेरी किताब का ब्लर्ब इन्होंने ही लिखा हुआ है। इनकी एक कविता मुझे बहुत प्रिय है। कविता है, एक भाषा हुआ करती है। तो आगे पाठ इस कविता का, एक भाषा हुआ करती है। एक भाषा हुआ करती है जिसमें जितनी बार मैं लिखना चाहूं आंसू, मिलता जुलता कोई शब्द, हर बार बहने लगती है रक्त की धार। एक भाषा है जिसे बोलते वैज्ञानिक और समाजविद और तीसरे दर्जे के जोकर और हमारे समय की सम्मानित वेश्याएं और क्रांतिकारी सब शर्माते हैं। जिसके व्याकरण और हिज्जे की भयावह भूलें ही कुलशील, वर्ग और नस्ल की श्रेष्ठता प्रमाणित करती हैं। बहुत अधिक बोली लिखी, सुनी पढ़ी जाती, गाती बजाती एक बहुत कमाऊ और बिकाऊ बड़ी भाषा। दुनिया के सबसे बदहाल और सबसे असाक्षर, सबसे गरीब और सबसे खूंखार, सबसे काहिल और सबसे थके लुटे लोगों की भाषा। 80 करोड़ या 90 करोड़ या 1 अरब भुक्खड़ों, नंगों और गरीब लफंगों की जनसंख्या की भाषा। वह भाषा जिसे वक्त जरूरत नेता, दलाल, अफसर
भड़ुए, रंडियाँ और कुछ जनूनी नौजवान भी बोला करते हैं। वह भाषा जिसमें लिखता हुआ हर ईमानदार कवि पागल हो जाता है। आत्मघात ईश्वर कहते ही आने लगती है, जिसमें अख्तर बारूद की गंध, जिसमें पान की पीक है, बीड़ी का धुआं, तम्बाकू का झार, जिसमें सबसे ज्यादा छपते हैं 2 कौड़ी के महंगे लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय अखबार। सिफत मगर यह कि इसी में चलता है कैडबरीज, सांडे का तेल, सुजुकी, पिज्जा, आटा दाल और स्वामी स्वामी जी और हाई साहित्य और सिनेमा और राजनीति का सारा बाजार। एक हौलनाक विभाजन रेखा के नीचे जीने वाले 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आंसू और पसीने और खून में लितली एक भाषा, पिछली सदी का चिथड़ा हो चुका डाकिया, अभी भी जिसमें बांटता है सभ्यता के इतिहास की सबसे असभ्य और सबसे दर्दनाक चिट्ठियाँ। वह भाषा जिसमें नौकरी की तलाश में भटकते हैं भूखे दरवेश और एक किसी दिन चोरी या दंगे के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसकी लिपियां स्वीकार करने से इनकार करता है इस दुनिया का समूचा सूचना जंजाल। आत्मा के सबसे उत्पीड़ित और विकल हिस्से में जहाँ जन्म लेते हैं शब्द, जहाँ किसी मलिन बस्ती के अथाह गूंगे कुएं में डूब जाते हैं चुपचाप, अतीत की किसी कंदरा से एक अज्ञात सूक्ति को अपनी व्याकुल थरथराहट में थामे लौटता है कोई जीनियस और घोषित हो जाता है सार्वजनिक तौर पर पागल। नष्ट हो जाती है किसी विलक्षण गणितज्ञ की स्मृति, नक्षत्रों को शताब्दियों से निहारता कोई महान खगोलविद भविष्य भर के लिए अंधा हो जाता है। सिर्फ हमारी नींद में सुनाई देती है उसकी अनंत बड़बड़ाहट। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, सप्तऋषि, अरुंधति, ध्रुव हम स्वप्न में डरे हुए देखते हैं उल्का पिंडों की तरह। उस भाषा के अंतरिक्ष से लुप्त होते चले जाते हैं एक एक कर सारे नक्षत्र। भाषा जिसमें सिर्फ कूल्हे मटकाने और स्त्रियों को अपनी छाती हिलाने की छूट है, जिसमें दंडनीय है विज्ञान और अर्थशास्त्र और शासन सत्ता से संबंधित विमर्श प्रतिबंधित है, जिसमें ज्ञान और सूचना की प्रणालियां वर्जित है विचार। वह भाषा जिसमें की गई प्रार्थना तक घोषित कर दी जाती है सांप्रदायिक। वही भाषा जिसमें किसी जद में अब भी करता है तप कभी कभी कोई शंबूक और उसे निशाने की जद में ले आती है हर तरह की सत्ता ब्राह्मण बंदूक, हर तरह की सत्ता की ब्राह्मण बंदूक। भाषा जिसमें उड़ते हैं वायुयानों में चापलूस, शाल ओढ़ते हैं मस्खरे, चाकर टांगते हैं तमगे, जिस भाषा के अंधकार में चमकते हैं किसी अफसर या हुक्काम के किसी पंडे के सफ़ेद दांत और तमाम मठों पर नियुक्त होते जाते हैं बर्बर बुलडॉग। अपनी देह और आत्मा के घावों को और तो और अपने बच्चों और पत्नी तक से छिपाता राजधानी में कोई कवि जिस भाषा के अंधकार में दिन भर के अपमान और थोड़े से अचार के साथ खाता है पिछले रोज की बची हुई रोटियां और मृत्यु के बाद पारिश्रमिक भेजने वाले किसी राष्ट्रीय अखबार या मुनाफाखोर प्रकाशक के लिए तैयार करता है एक और नई पांडुलिपि। ये वही भाषा है जिसको इस मुल्क में हर बार कोई शरणार्थी, कोई तिजारती, कोई फिरंग अटपटे लहजे में बोलता और जिसके व्याकरण को रौंदता तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दाखिल होता है इतिहास में और बाहर सुनाई देता रहता है वर्षों तक अर्थनाद। सुनो डायोनिसियस, कान खोल कर सुनो, यह सच है कि तुम विजेता हो फिलहाल, एक अपराजेय हत्यारे। हर छठे मिनट पर तुम काट देते हो इस भाषा को बोलने वाली एक और जीभ। तुम फिलहाल मालिक हो कटी हुई जीभों, गूंगों, गुलामों और दोगले एजेंटों के विराट संग्रहालय के। तुम स्वामी हो अंतरिक्ष में तैरते कृत्रिम उपग्रहों, ध्वनि तरंगों, संस्कृतियों, सूचनाओं, हथियारों और सरकारों के। यह सच है। लेकिन देखो हर 5वें सेकंड पर इसी पृथ्वी पर जन्म लेता है एक और बच्चा और इसी भाषा में भरता है किलकारी
और कहता है माँ। यह है उदय प्रकाश जी की बेहद प्रिय कविता है। एक भाषा हुआ करती है। मित्रों, अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो वो मुझसे बेहिचक किया जा सकता है। सुशीला पुरी जी का कमेंट है कि छुटकू वीरू की आवाज़ भी आ रही है। जी हाँ, वो व्यान हैं, वो रो रहे थे अभी। तो वो अपनी भाषा में कविता पाठ कर रहे थे। उनकी भी एक अपनी भाषा है। उस भाषा के पास मेरे पुत्र की भाषा के पास अभी शब्द नहीं है, पर भाव हैं, अभी अर्थ हैं। वो धीरे धीरे हमारी भाषा के शब्द समेटेंगे और अपने समय के हिसाब से अपने अर्थों को सीमित कर लेंगे। ये मेरा निजी तौर पर मानना है कि शब्द हमारे अर्थों को सीमित करते हैं। और आगे पूनम अरोड़ा जी हैं। पूनम अरोड़ा जी, आपके कविता संग्रह की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा है। ये लॉकडाउन ख़त्म हो और जल्द से जल्द आपका कविता संग्रह मुझ तक पहुँचे, ऐसी आशा है। जोशना बनर्जी आडवाणी, नमस्ते। आपसे भोपाल में हुई मुलाकात अभी भी याद है। आगे एक कविता का और पाठ करना है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी लाइब्रेरी दिखा दूँ। ये मेरी किताबों का बहुत मामूली संग्रह है। मामूली इतना है जितना आप पढ़ सकते हैं या पढ़ करके अपने पास रोक सकते हैं। आमतौर पर मेरी किताबें बढ़ जाती हैं और इसमें आप देख रहे होंगे मेरी किताबें हैं। और ये किताबें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई और दर्शक चाहे तो मेरे लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। और ये मेरी किताबों का एक नीचे का संग्रह है। तो ये किताबें हैं जिन्हें अपने पास रख करके महसूस होता है कि एक पूंजी जैसी बात महसूस होती है कि ये किताबें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बचने जैसी कोई स्थिति का सामना करना पड़ा तो बचेंगे। तो वंदना सिंह जी, नमस्ते वंदना सिंह जी। आपका कमेंट ठीक है। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ कानपुर में पानी बरस रहा है। वाह, नरेश सक्सेना जी की कितनी सुंदर पंक्तियाँ आपने कोट की हैं सुशीला जी। और नरेश जी भी हमारी भाषा के काफ़ी प्रिय कवि हैं। कोई और अगर आपके पास प्रश्न हो तो आप लोग पूछें ताकि हम एक सार्थक संवाद कर सकें। और इसके बाद मैं पढ़ना चाहूँगा अनामिका जी की एक प्रिय कविता है। अभी ग्वालियर में अनामिका जी के साथ मेरा कविता पाठ हुआ था, तो उन्होंने नमक कविता पढ़ी थी। सुनीता बुद्धिराजा जी, पुराने कवियों में मुझे जिनकी रचनाएं पसंद हैं उनमें मैंने अभी बनारस कविता पढ़ी केदारनाथ सिंह जी की, और वीरेंद्र डंगवाल जी की एक कविता है राम सिंह, और उदय प्रकाश जी हैं। कविताएं तो बहुत सारी पसंद हैं, तो उसमें कोई एक कविता जैसी बात काफ़ी कठिन हो जाती है। बहुत सारी कविताओं का समुच्चय होता है जो हमारी स्मृति में होता है, तो उसमें कभी हम किसी कविता के ज़्यादा अर्थ ढूंढ रहे होते हैं तो उसे हम अपनी प्रिय कविता बता देते हैं कि सबसे प्रिय हमारी वही कविता है, पर ऐसा होता नहीं है। हर कविता अपने समय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। उसका एक खास समय होता है हर कविता का। तो वो खास समय जब आता है तो कभी हमें केदारनाथ सिंह प्रिय हो जाते हैं, कभी पाब्लो नेरूदा प्रिय हो जाते हैं, कभी उदय प्रकाश हमें सहारा दे देते हैं, कभी नरेश सक्सेना को पढ़ करके लगता है कि हम पानी को ठीक से जान पाए, या विज्ञान जैसी चीज़ों को हम कविताओं में कैसे देख लेते हैं।
तो ऐसा होता है, कोई एक कविता मेरी प्रिय नहीं हो सकती है, जैसे कि कविता का बहुत बड़ा हमारे पास परंपरा रही है हिंदी भाषा की, और विश्व साहित्य में जो कविताएं रही हैं, विश्व कविता में। तो आपके नए प्रश्नों की प्रतीक्षा में हूँ। एक कविता पढ़ते हैं अनामिका जी की, नमक। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। पृथ्वी का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है। गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियां। दाल में नमक कम या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान हैं, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मेरे से जितने लोग भी संवाद कर रहे हैं वो सभी स्त्रियां हैं यहाँ पर। तो चेहरे पर नमक होने की पीड़ा अनामिका जी बहुत अच्छे से बता रही हैं। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने ना दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे ना रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, ये वही नमक है जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। यह अनामिका जी की कविता थी। अभय जी नमस्कार। नदी पर कोई कविता मेरे पास अभी तो फ़िलहाल नहीं है, कुछ संग्रह मेरे पास हैं, इनमें देख सकें तो कुछ मदद मिलेगी। और आपके नए प्रश्नों की प्रतीक्षा है, कविता से जुड़े हुए या समकालीनता या हमारी कविता की समकालीनता, इस पर आपके प्रश्न अगर हो सके कोई। मेरे हाथ में मेरा भी संग्रह है, और सुनीता जी, अगर पुराने अगर निराला पंत या इनसे पहले के कवियों में, तो मैं आपके दिए गए नामों में से एक नाम ज़्यादा पसंद करूँगा, वो है कबीर। कबीर को लेकर के मुझे लगता है बहुत सारी बातें हो गई हैं। मुझे लगता है कि पिछले भाषा के जितना भी अभी तक हमें ज्ञात इतिहास पता है, उसमें कबीर बहुत बड़े प्रतिरोध करने वाले कवि की तरह हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे कवि और भी हैं, पर उन्होंने कहीं ना कहीं परंपरा या बहुत सारी चीज़ों के आगे वो उतनी तरह से बात नहीं कर सके जिस तरह से कबीर सीधी चोट करते हैं। और कबीर उसके लिए बहुत परिष्कृत भाषा भी नहीं प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमारी हिंदी काव्य परंपरा का हिस्सा रहा है बहुत परिष्कृत भाषा। उन्होंने अपनी भाषा भी ऐसी चुनी है। तो मुझे लगता है कि कबीर हमारे लिए सही हैं। और जो दोयम दर्जे के नागरिक होते थे, या धर्म है या सत्ता है, उन पर मुझे लगता है जितनी कड़ाई से प्रहार कबीर ने किया है, और बाकी कवि उस तरह से अपने प्रयास में कहीं ना कहीं उनसे पीछे मुझे दिखते हैं। और ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, इससे कोई बाकी कवि तुलसीदास जी या और लोग नहीं पीछे हटते हैं। उनकी अपनी विशेषताएं हैं, और वो उन विशेषताओं के साथ अपने अपने काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो हाँ, कैमरा ठीक है, लाइट की थोड़ा समस्या रहेगी। सुशीलापुरी जी, एक कविता पढ़ते हैं, पुनर्जन्म। ये मेरी अपनी कविता है, हालांकि मैंने लाइव में आने से पहले कहा था कि मैं अपनी कविताएं नहीं पढ़ूंगा। तो एक कविता है पुनर्जन्म। मैं ये सोच कर उन तक गया कि वह बताएंगे खुद के महान बनने का रहस्य। मैंने देखा उनका महान शोर, धैर्य को थकाता उनका मौन, अहिर्निश प्रतीक्षा, और पाया कि वह जरा भी नकली नहीं थे। उनकी हंसी सबसे सहज थी,
फिर मुझे घड़े का मुंह मिट्टी की हंसी सा लगा और जान गया कि समुद्र का पसीना है उस पर तैरता फेन। मैं समझ गया कि हर कुआं पृथ्वी की आँख है और गुफाएं गायब हो जाने का आग्रह है। नदी पृथ्वी की पीठ पर सिल दी गई शिराएं हैं, पानी उनमें दौड़ता खून। मैंने सोचा मैं कौन हूँ। मैं उनके और पास गया और देखा सहजने का उनका क्रम सबसे प्राचीन है और दुख की स्मृति उनमें सबसे कम है। उन्होंने रंगों की भाषा चुन ली थी। वह जितने प्राचीन थे उतने ही युवा, जितने बड़े जानकार उतने ही बड़े खोजकर्ता। जीवन की गंध से घुले हुए वह पेड़ों की तरह उगाते थे और चींटियों की तरह चुप संवाद में माहिर। पहाड़ की तरह हमेशा बने रहने के सुख से भरपूर वह काले हार्नबिल को उसका पहला गोता लगाना सिखा रहे थे और मछली के कान में कह रहे थे, समुद्र की तलहटी में छुपा है तुम्हारे चिड़िया बनने का रहस्य। वह इतने बड़े न्यायकर्ता थे कि जब मैंने जाना मेरी नस्वता मेरा सबसे बड़ा सच है, तो मेरे हाथों में मेरे समय को रख कर उन्होंने कहा, बस इसमें बने रहो। फिर किसी पुनर्जन्म की गुप्त घोषणा सा मैं खुद में लौट आया। आज का ये मेरी एक कविता थी। तो दोस्तों फिर से बातचीत के स्तर पर वापस लौटते हैं। आज की इस सभ्यता पर ये जो संकट आया है, हाँ पूनम अरोड़ा जी, प्रियंवद जी से ये मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे मेरी मुलाकात और मेरा संवाद होता रहा है। नए लेखकों पर वो अपने विचार बहुत सतर्क होकर के देते हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी समकालीनता में कहीं ना कहीं हमारे काम में कुछ कमी रही होगी। तो वो फिर भी उनके कुछ प्रिय कवि हैं, जैसे वो हम लोगों के पूरे समकालीनता के, जैसे आपकी कविताएं काफ़ी पसंद करते हैं या अविनाश की कविताएं उन्हें पसंद है या और भी लोगों के वो नाम लेते रहते हैं। तो रश्मि भारद्वाज का संग्रह अभी उनके पास था, तो रश्मि की कविताएं भी उन्हें बहुत पसंद आई थी। और पूनम जी आपकी कविताएं उन्होंने मुझसे बात करी थी, आपका संग्रह भी उनके पास था जब मैं उनसे मिलने गया था। तो एक तरह से संवाद पर वापस आने के लिए नए प्रश्नों की भी और ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड हमें मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक मौका मिला है कि हम अपने अस्तित्व से जुड़े हुए प्रश्नों को अब ठीक से देखें, क्योंकि भले इस सीमित अर्थों में पर यह दुनिया रुक गई है। सुनीता जी, हाँ, छंदबद्ध कविताओं में मुझे पसंद रही हैं छंदबद्ध कविताएं, पर जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसे सीमा की तरह कहूँ तो मेरी अपनी सीमा है और मुझे मुक्त छंद लिखना ही पसंद आता है। छंदों के अपने अभ्यास, अपने अनुशासन होते हैं, अपनी भाषा होती है एक तरह की। तो वो छंद जो है मेरी सीमाएं हैं। छंदों के विषय में अच्छी कविताएं हुई हैं पहले, और तुकबंदी मुझे पसंद नहीं आती है। छंदों और तुक में थोड़ा सा फ़र्क मतलब होता है, तो मुझे मुक्त छंद ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर पाते हैं वही हमें पसंद होता है। नमस्ते अविनाश जी। तो हमारी सभ्यता को एक ये जबरन विराम दिया गया है। लॉकडाउन जो है, ये मुझे लगता है कि लॉकडाउन से पहले हम लोग क्या कर रहे थे। हम सभी के पास अपने अपने लक्ष्य थे, अपनी अपनी सीमाएं थीं, अपनी अपनी बहुत सारी किस्तें थी लोन की, बहुत सारे टारगेट थे, भागम भाग थी। हम अपने आसमान को ठीक से देखना भूल गए थे। हमारा आकाश जो है वो एक बहुत पहले कभी देखा हुआ आकाश था, उसी की स्मृति हम रोज़ देख करके चलते रहे कि ये हमारा आकाश है, नीला है, या हमारा समुद्र। हमारे पास यथार्थ में चीज़ें थीं, पर हम उसे अपने यथार्थ में ना देख करके अपनी स्मृति में देख रहे थे। हम अपने वर्तमान को ठीक से नहीं देख पा रहे थे।
शायद इसीलिए हमारी सभ्यता को रोक दिया गया है। एक डांट लगाई गई है किसी शायद पृथ्वी ने एक डांट लगाई है। हम जितना इस पृथ्वी को बिगाड़ सकते हैं उससे ज़्यादा हमने बिगाड़ दिया है। अगर आप वैज्ञानिकों के अगर आप डेटा अगर आप देखें तो वो बता रहे होंगे कि पिछले 10-12 दिनों में इस पृथ्वी के प्रदूषण स्तर या और बाकी जो मापक सूचकांक हैं उनमें बहुत अच्छे से वायु का स्तर ठीक हुआ है और बाकी चीज़ें सही हुई हैं। तो क्या ये पृथ्वी अपने आप को ठीक कर रही है? अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक हुआ कि हमें एक लॉकडाउन दे दिया गया। रश्मि भारद्वाज जी नमस्ते। आपकी किताब मेरे बगल में रखी हुई है तो अभी आप ही की चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन हमारी सभ्यता की शायद ज़रूरत है। यह हमें समझा देगी कि भले ये कोरोना वायरस है पर कहीं ना कहीं हम ठहर करके देखना सीख रहे हैं। हम अपने भविष्य को प्लान जैसी चीज़ों में ढूंढते हैं। अगर हमसे कोई निजी बातचीत में पूछे कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं तो हम इतने मूर्ख होते थे तो हम उसे अपना प्लान बताने लगते थे कि भाई कल को मुझे ये करना है या एक फ्लैट लेना है या ये करना है। पर नहीं, ये हमारा भविष्य नहीं है। हम अपने होने के अस्तित्व तक को भूल गए थे और हम कहीं ना कहीं एक वर्कर या एक अपने आप को कई कैटेगरियों में हमने बांट लिया था। हमारी श्रम की लेयर अलग थी। श्रमिक पंक्तियों में हम कहीं और खड़े होते थे, कहीं बॉस होते थे, कहीं कर्मचारी होते थे। हर तरह की परिवार में हमारी स्थिति अलग होती थी। शहर में हम अपना नाम करना चाहते थे या विश्व नाम करना चाहते थे, तो हम ये सब चीज़ों में खोए हुए थे। ये हमारा भविष्य नहीं था। हमारा भविष्य क्या होना चाहिए ये तो हर व्यक्ति अपने अपने विवेक से तय करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य वो नहीं था जो हम सब एक सामूहिक चेतना में देख पा रहे थे। हम पोस्ट ट्रुथ में बहुत बुरी तरह से घिर चुके थे। पहले होता क्या था, हम बाजार तक जाते थे, अब हो रहा था कि बाजार हमारे तक आ जाता है और हर जगह पर कब्जा कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक ठहरने का मौका मिला है और इसमें हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों से बचा कैसे जाए। हमारी भाषा, हमारी स्मृति, हमारी उस स्मृति में नया कितना हम जोड़ पा रहे हैं, या हमारा ज्ञान, हमने मेमोरी और ज्ञान को एक जैसा क्यों मान लिया था, हमारा अपना बोध कहाँ पर है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में कविताएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो हाँ, वैशाली कटारिया जी, गद्य का रूप लेने लगे। मुझे लगता है कि वैशाली जी, अगर बहुतेरी कविताओं को अगर हम लोग देखें तो मुक्त छंद की बहुत सारी कविताएं गद्य रूप में भी आ रही हैं। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिन्हें इस गलतफहमी के साथ लिखा जा रहा है कि वो मुक्त छंद कविताएं हैं, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ गद्य हैं, वो पंक्तियां तोड़ दी गई हैं और बीच में स्पेस डाल दिए गए हैं। तो ठीक है, वो आंतरिक लय एक होती है, तो वो अंतर्लय उनमें नहीं मौजूद है। तो मुझे लगता है कि वो रूप लेने की कोई भविष्य वाली बात नहीं है। ये अभी अगर हम देखें अपना कविता का समकाल तो बहुत सारी ऐसी भी कविताएं आ रही हैं। पर ठीक है, आंतरिक लय का हाथ पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुक्त छंद कविताएं हैं, भले ही अपनी मात्रा में कम हैं। जयंती रंगनाथन जी नमस्कार। अनुशक्ति जी सिंह जी नमस्ते। कविताओं से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो मुझे अच्छा लगेगा। एक और बात थी कि हम अपना देखना भी भूल गए थे। हमारे सामने दृश्य होता था पर हम किसी और चीज़ में उलझे होते थे। हम दृश्य को एक देखी दिखाई जैसी चीज़ में समझ रहे थे कि हमारा दृश्य जो है देखी दिखाई चीज़ है।
हम सड़क देखते थे तो लगता था इसे हजारों बार देखा, इसमें कुछ नया नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। देखे हुए दृश्य के अगर डायमेंशन बदले जाएं तो वह दृश्य भी अपने नए आयाम या नए अर्थ दे देता है। तो ये लॉकडाउन जो है हमें, हाँ, आनंद द्विवेदी जी, क्या समय और समाज के प्रतिरोध का स्वर ही कविता का मुख्य स्वर है? देखिए, कविता का मुख्य स्वर तो कोई नहीं तय करेगा, ये तो लिखने वाला कवि ही तय करेगा। हाँ, ये होता है कि एक काल विशेष में एक स्वर की कविताएं बहुत अधिक होने लगती हैं। तो ऐसा होता है, जैसे अभी आप देखेंगे कि पिछले मई 2014 के बाद से हमारे कविता की समकालीनता में प्रतिरोध की कविताएं अचानक से आ गईं और एक बाढ़ जैसी चीज़ आ गई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 2014 के पहले हम प्रतिरोध की कविताएं नहीं लिख रहे थे, लिख रहे थे। और प्रेम या प्रकृति ये कविता के स्थायी विषय हैं और ये हमेशा से मौजूद रहे हैं। मुझे ऐसा कोई काल नहीं याद आता है जिसमें प्रेम या प्रकृति पर कविताएं नहीं लिखी गई हैं, और ये पूरे विश्व में एक साथ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुख्य स्वर किसी भी चीज़ को बना देना, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कविता में सरोकार होना चाहिए। अगर कविता पूरी पढ़ लेने के बाद हमारे हाथ में चेतना को झंझोड़ने वाला एक पंक्ति अगर ना मिले, तो मुझे लगता है वो कविता के होने पर मुझे सवाल खड़े करने होंगे कि वो कविता क्यों है। तो सरोकार होना चाहिए, जनचेतना होनी चाहिए। विषय में नहीं दे, मुख्य स्वर हर 10-12 साल में बदलता रहा है और वो एक तरह की, मुझे लगता है कि वो फैशनेबल जैसी चीज़ है। तो पर इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रतिरोध ना करें, प्रतिरोध होना चाहिए। पर प्रतिरोध करते समय भी हमने कविता का जो काव्य सौंदर्य है या एक कला का विकास, अगर हम कविता का विकास करना चाहते हैं तो उसमें हम नए तरह से प्रतिरोध कैसे कर रहे हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। प्रतिरोध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी शब्दावलियाँ निर्मित कर लें, तानाशाह, प्रधानमंत्री और कई तरह के आक्रोश या हत्या या अपराध जैसी शब्दावलियाँ लेकर के हम एक शब्दकोश लेकर के बैठ जाएं और कविताएं लिखने लगें। तो मुझे लगता है कि उसमें शिल्प जैसी बात या नवोन्मेष जैसी चीज़ पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा और ऐसी कविताएं हर समय आती आती रहें। एक समय पर एक तरह की कविताएं लिखना कहीं ना कहीं एक भिड़चाल जैसी बात बन जाती है, पर सत्ता का प्रतिरोध करना जरूरी बात है। और अगर कविता को ठीक से साधा जाए, तो अभी जैसे कि मुझे भोपाल का किस्सा एक याद आ रही है, बैठक, उसमें कुमार अम्बुज जी के साथ मेरी बैठक हुई थी और उन्होंने मुझे एक कविता सुनाई थी कि हम संख्या में इतने कम क्यों हैं। तो बहुतेरी प्रतिरोध में लिखी हुई पिछले 2-3 वर्षों में कविताएं जो आई थी, उनमें मुझे ये कविता सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो हाँ, सुशीलापुरी जी, हाँ बिल्कुल सुशीलापुरी जी, हमने समुद्र तटों पर हमने हर जगह पर अपने नाम लिख दिए हैं। हमने सड़क पर अपना नाम लिख दिया है कि हमारा राजमार्ग है, इस पर सिर्फ हमारे ट्रक गुजरेंगे, या ये हमारा समुद्र है, इस पर हम ही आएंगे, और बाकी अगर कोई भी आता है या उस क्षेत्र का या उस परिसर का कोई अतिक्रमण करता है तो हम ये मान लेते हैं कि वो बाहरी है। पर वो बाहरी नहीं है। जिस तरह से हम पैदा हुए हैं इस प्रकृति में, उसी तरह से वो भी पैदा हुए हैं। हम ताकतवर हैं तो हमने अपना कब्जा कर लिया है। बस सबसे बड़ी बात ये मुझे लगती है। हिरन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हें स्पेस देना भूलने लगे थे। और दरअसल हम उन्हें स्पेस क्या देंगे, हम उनके स्पेस में रह रहे हैं। दरअसल जहाँ जंगल होते थे, अगर हम देखें तो हम में से यहाँ जितने लोग बातचीत में मौजूद हैं, वो जंगल नष्ट होकर के वो शहर उन्हीं की जगह पर बना हुआ है। तो वो हमारी कमी है, वो अपनी ही जगह पर हैं और वो आने नहीं लगे हैं। जैसे आपने लिखा कछुओं की बेशुमार आमद, वो आते रहे हैं पर आते आते उनका आना रुक गया था। उसके पीछे हमारे होने का भय था। हमारे होने का भय, हमारे होने का भय इस पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे होने का भय इस पृथ्वी पर रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी बहुत अधिक समय तक हमारे होने का भार नहीं झेल पाएगी। पृथ्वी उदार मना है, उसके दान के दोनों हाथ खुले हुए हैं और वो सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन कुछ मायनों में
एक बहुत बड़ा संकट तो है, पर कहीं ना कहीं हमें हमारी वापसी की ओर भी लाएगा। और जैसा कि 10 मिनट का समय और बचा है, तो मैं चाहता हूँ एक दो प्रश्न और जल्दी से जल्दी जो भी कर सकें। तो एक ऊब जैसी चीज में हम जी रहे थे। हम अपनी भाषा से, रूटीन से ऊब गए थे। हम सुबह से लेकर के रात तक इस लॉकडाउन से पहले एक उबी हुई दिनचर्या के भीतर फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक हमें ये मौका मिला है कि हम कुछ रचनात्मक चीज़ों की ओर वापस लौटें और अपनी भाषा, अपनी कविता और अपने वक्त के साथ कुछ मूल्यपरक कार्य कर सकें। और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाणी प्रकाशन को एक बार फिर से धन्यवाद कि ऐसे समय में इस तरह के आयोजन आपने आयोजित कराएं। और वाणी प्रकाशन अदिति माहेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।